हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सीरीज। मेरा नाम है गौतमी नायर एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द चैप्टर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हम देखेंगे कि कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो सबसे पहले डिवाइड किया गया है तीन सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो सबसे पहले है प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर जो है जितने भी प्रोडक्शंस जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से, जितने भी प्रोडक्ट्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज से निकलते हैं एंड देन वी आर सेलिंग दैट डायरेक्टली टू द मार्केट, उन सेक्टर्स को हम बुलाते हैं प्राइमरी सेक्टर। जिसके अंदर क्या आता है? क्रॉप्स हुआ, डेयरी हुआ, फिशिंग हुआ, इवन माइनिंग। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। बट अगर हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर में, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अनदर, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और फिर ये कुछ प्रोसेस होता है, फैक्ट्री में लेके जाते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री में लेके जाते हैं। उस जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरे प्रोडक्ट में, एक दूसरे फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी सेक्टर को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अच्छा, जो प्राइमरी सेक्टर है, सिंस उसमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं तो इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर में क्योंकि ज्यादातर जो यूसेज होता है फैक्ट्री का होता है, इंडस्ट्रीज का होता है, तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वीट है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, बट वीट को जो है फ्लावर में कन्वर्ट किया जाता है इन अ फ्लोर मिल और इन एन इंडस्ट्री और इन अ फैक्ट्री। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ब्रिक्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिक्स का जो प्रोडक्शन होता है, वो कैसे होता है? पहले सॉइल लेंगे, अगेन अ नेचुरल रिसोर्स, एक ब्रिक किल में लेके जाएंगे या फिर एक फैक्ट्री में लेके जाएंगे और इसको एक फाइनल प्रोडक्ट, एक फाइनल ब्रिक के शेप में इसको बनाया जाता है। तो इसको क्या करते हैं हम? सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा कौन सा सेक्टर है? टर्शरी सेक्टर। यहाँ पे हम देखेंगे दैट ये जो एक्टिविटीज होते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो एक्टिविटीज होते हैं दैट बेसिकली एड इन द डेवलपमेंट ऑफ द अदर टू सेक्टर्स। बिकॉज इसके अंदर आप देखेंगे, जो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बाद में, दैट दे themselves आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और एनी काइंड ऑफ गुड्स। These activities, what? These activities also generate services instead of producing any type of good or any type of product. And they are also some other services also जो कि हो सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को वो एड नहीं कर रहे होंगे, बट दे माइट बी प्रोवाइडिंग सम एसेंशियल सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो जैसे कि अगर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गया, तो जैसे वीट जो है फार्मर ने प्रोड्यूस किया, अब फार्मर को जो है ये पर्टिकुलर वीट जो है अब मार्केट में जाके सेल करना है, एक रिटेल शॉप में जाके सेल करना है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की जरूरत है। बाकी एसेंशियल सर्विसेज कैसे हुए? बैंकिंग हुआ, है ना, कम्युनिकेशन हुआ, गोडाउन सर्विसेज हुआ, टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, नर्सेज हुए। तो ये जो जितने भी ये सर्विसेज हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, ये सभी टर्शरी सेक्टर के पार्ट हैं। अब ये जो है दे आर नॉट independent of one another. All these three sectors are highly interdependent and all these sectors have to be highly interdependent if an economy has to run successfully. For example, बैंक के पास जो है एक फार्मर गए, अब फार्मर को एग्रीकल्चरल क्रेडिट चाहिए, एग्रीकल्चरल लोन चाहिए इन ऑर्डर टू बाय सीड्स, इन ऑर्डर टू बाय फर्टिलाइजर्स। अगर उनको एक दूसरा फार्म खरीदना है, लैंड खरीदना है, तो उसके लिए जो है फार्मर एक बैंक के पास गया, बट नाउ द बैंक रिफ्यूज टू गिव द क्रेडिट, रिफ्यूज टू गिव द लोन। तो आप देख सकते हैं, अगर टर्शरी सेक्टर यानी कि टर्शरी सर्विस जो है बैंक ने अगर प्राइमरी सेक्टर के फार्मर को नहीं प्रोवाइड किया लोन, देन ही इज नॉट एबल टू एक्सपैंड और ही इज नॉट एबल टू अर्न एनी सॉर्ट ऑफ इनकम। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। दूसरा अगर देखेंगे, अगर फार्मर के पास ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेलेबल नहीं है, देन ही और शी विल नॉट बी एबल टू सेल हिज प्रोड्यूस। तो इसी तरीके से जो पूरी इकोनॉमी है, ये तीनों सेक्टर्स में हाईली इंटरडिपेंडेंट है। आगे देखते हैं बच्चों कि अब ये देखना है कि जो तीनों सेक्टर्स हैं, इनका जो प्रोडक्शन है, इनका जो वैल्यू है, हम काउंट कैसे करते हैं, हम किस तरीके से देखेंगे कि इकोनॉमी बढ़ रही है, कि इकोनॉमी में किसी तरीके का कोई सक्सेसफुल प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरीके से हम एक इकोनॉमी को एक कंट्री के जज करेंगे। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिस्ट ने बोला कि हम ये नहीं देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स
और सर्विसेज आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड. हम नंबर को काउंट नहीं करेंगे. व्हाट आर वी गोइंग टू कैलकुलेट इज द वैल्यू. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में 10,000 किलो का वीट आ रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू व्हाट, दे आर नॉट गोइंग टू काउंट द नंबर, रादर दे आर गोइंग टू व्हाट, दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू. कि 1 किलो वीट का जो प्राइस है वो 20 रुपए है, तो फाइनल जो वैल्यू निकल रहा है, फाइनल जो आउटपुट निकल रहा है वो है ₹2 लाख का. सिमिलरली किसी भी तरीके का अगर कोई इंडस्ट्री 10 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम 10 कंप्यूटर का वैल्यू काउंट नहीं कर रहे हैं, हम जो फाइनल वैल्यू है यानी कि प्राइस को इंक्लूड करके जो फाइनल वैल्यू, जो फाइनल आउटपुट निकलता है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ओनली दैट इन ऑर्डर टू सी कि इकोनॉमी एक साल में कितना प्रोडक्शन कर रही है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर फैक्ट्री जो है वो बिस्किट मेकिंग उसमें है, प्रोसेस में है ना, बिस्किट मेकिंग कंपनी है. वो बिस्किट का जो प्राइस है वो है 40 रुपीज. अब बिस्किट बनाने के लिए जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स की और आवश्यकता होती है और जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल वीट चाहिए, ऑयल चाहिए, शुगर चाहिए, है ना. तो वीट का जो प्राइस है इन इटसेल्फ, यानी कि वीट का जो प्राइस है वो 25 रुपीज का है. वो पर्टिकुलर बिस्किट बनाने के लिए, एक पैकेट बिस्किट बनाने के लिए आपको जो है वीट कितना चाहिए, 25 रुपीज का वैल्यू का वीट चाहिए, 10 रुपए का ऑयल चाहिए, शुगर का जो है 5 रुपीज का ऑयल चाहिए. बट आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है इन अ बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री. अगर आप बिस्किट के अलावा इन सब चीजों का भी फिर से वैल्यू ऐड करते हो, यानी कि वीट का वैल्यू ऐड करते हो, ऑयल का वैल्यू ऐड करते हो, शुगर का वैल्यू ऐड करते हो, देन दिस इज लीडिंग टू समथिंग कॉल्ड एज डबल काउंटिंग. एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं, वीट हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया, दीज आर बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बिकॉज दीज आर हेल्पिंग और एडिंग इन ऑर्डर टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट. तो दो चीजों का ध्यान रखना है while calculating the production of any sector. First of all, क्या है, value of the product we are going to count, and secondly we are not going to count the value of the intermediate product, we are only going to count the value of the final product. और यही जब हम एक पूरे कंट्री में करते हैं, सभी सेक्टर्स का मिला के करते हैं, that is something called as a gross domestic product. ठीक है, एक बार हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production sector for that year. और यही जब हम एक पूरे कंट्री में करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करते हैं, एक डोमेस्टिक यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री के विद इन यानी कि बाउंड्रीज के विद इन करते हैं, तभी हम उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब जो है country is also calculating gross value added. इसमें क्या होता है, now this is an advanced level of calculation जिसमें जो गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है और जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट देती है इन प्रोडक्ट्स पे, उसको माइनस करके, उसको सब्ट्रैक्ट करके जीडीपी में से ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो वैल्यू है वो निकाला जाता है. नाउ दिस इज एन एडवांस कॉन्सेप्ट. आपको जो अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी. अब हम अगर इंडिया की बात करेंगे तो देख सकते हैं कि 1977-78 में तीनों ही सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा कम प्रोडक्शन कर रहे थे, बट इसमें भी जो है द एग्रीकल्चर सेक्टर और द प्राइमरी सेक्टर वाज प्रोड्यूसिंग मोर, वाज what it was much more successful as compared to the secondary or the tertiary sector. But 2017 और 18 का डेटा आप देख सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर ने जो है कितना बड़ा जंप मारा है. बाकी तीनों सेक्टर्स ने भी बहुत बड़ा जंप मारा है, बट जो फाइनल आप देख सकते हैं, जो मैक्सिमम जंप जिस सेक्टर ने किया है, दैट इज द सर्विस सेक्टर और द टर्शरी सेक्टर, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. अब ऐसे क्या रीजंस हैं इंडिया में कि व्हाई टर्शरी सेक्टर टुक सच अ हाई जंप एज कंपेयर टू द प्राइमरी और द सर्विस सेक्टर. सबसे पहला क्या है, फॉर एनी कंट्री टू फंक्शन हमें कुछ बेसिक सर्विसेज की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल, स्कूल्स, बैंक्स, पुलिस स्टेशन. तो इसी वजह से जो है सर्विस सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट इंडिया में बढ़ता गया. सेकेंड है, development of the agriculture and the industry leads to the development or leads to the success rate of the service sector. Very obviously, अगर
अगर हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं होंगे, अगर हमारे पास प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं होंगे, तो सर्विस सेक्टर किन लोगों को प्रोविजन, किन लोगों को प्रोवाइड करेगा, है ना? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमें क्यों चाहिए? ताकि हम प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हमें चाहिए, तो हमें एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को अच्छा करना पड़ेगा। इसी तरीके से बाकी सर्विसेज भी तभी एग्जिस्ट करेंगे जब एग्रीकल्चरल और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अगर डेवलप होंगे। थर्ड क्या है? एज इनकम लेवल राइजेस, तो क्या होता है कि लोगों में सर्टेन डिमांड्स आल्सो राइज। फॉर एग्जांपल, टूरिज्म के लिए लोग बाग दे विल बी मोर मच मोर प्रमोटेड, है ना? मूवीज देखने जाएंगे, दे विल बी आल्सो ईटिंग आउटसाइड, शॉपिंग का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। तो इस वजह से जो है, सिंस द इनकम लेवल आल्सो राइज फ्रॉम 1977 टू 2017, इस वजह से भी जो है डिमांड्स फॉर मोर सर्विसेज आल्सो व्हाट आल्सो रिजन अमंग द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अगला क्या है? सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज आल्सो बिकमिंग एसेंशियल। अब तो एआई आ गया है, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री, बहुत सारे और इंडस्ट्रीज विच इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज आल्सो राइजिंग। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, ऐसा नहीं है कि that all the services within this particular sector, within the tertiary sector is rising equally। अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो लोग हैं जो सर्विस सेक्टर में हुए, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स हुए, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हुए, रिपेयर पर्सन्स हुए, आजकल एक और वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज गिग वर्कर्स, है ना? जो हमें, जैसे कि हमारे कैब ड्राइवर्स हो गए, या फिर जो जोमैटो और स्विगी में जो लोग काम करते हैं, उनको हम बुलाते हैं गिग वर्कर्स, और इस तरीके की इकोनॉमी को हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी। तो यहाँ जो लोग रहते हैं, समटाइम्स दे आर बेयरली एबल टू मैनेज देयर अर्निंग, to earn a living. They are barely able to manage a day's meal as well. तो ऐसा नहीं है कि जो जितने भी जो सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी लोगों का जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में है, उनका जो इनकम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द पीपल हु आर वर्किंग इन सच काइंड ऑफ सर्विसेज। तो इक्वल तरीके से जो है सारे सर्विसेज नहीं बढ़े हैं विद इन द सर्विस सेक्टर। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल भी ये दिया गया है ग्राफ में, कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है या फिर जो जीडीपी है, वो आप देख सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर का बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर है, उसका जो शेयर है जीवीए का, वो कहीं ना कहीं घटा है। बट अगर आप देखेंगे जो टर्शरी सेक्टर है, इट हैज नॉट एम्प्लॉयड अ लॉट ऑफ पीपल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 18 वैल्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है 13 वैल्यू लिखा हुआ है, यानी कि 40-50 साल में जो है केवल और केवल थोड़ा सा एक माइनर सा चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट एज कंपेयर टू दी एग्रीकल्चर। अगर आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत सारे लोग जो है एम्प्लॉयड हैं, बट इफ यू सी द जीडीपी और द ग्रॉस वैल्यू एडेड of the agriculture sector, it is very less as compared to the tertiary sector. देखते हैं हम, in India there has been a change in the share of the three sectors in the GVA, but a similar shift has not been seen in the employment level. और इसका बहुत बड़ा रीजन ये है that enough jobs were not created in the tertiary in the tertiary or in the secondary sector, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है और जो सर्विस सेक्टर्स हैं, उनमें इतने जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही नहीं हुए। इसी वजह से जो है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बाउंडेड है। More than half of the workers in the country are working in the primary sector, but उनका जो जीडीपी का जो वैल्यू है वो सिर्फ 1/6 है as compared to the other sectors. Now workers in the agriculture sector are what? Are underemployed. यानी कि एक फैमिली में फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर्स हैं, वो पांचों के पांचों मेंबर्स जो हैं एक फार्म लैंड में काम कर रहे होंगे, बट उनका जो पोटेंशियल है दैट इज नॉट बीइंग एबल टू मेट, एंड दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं दे आर अंडर एम्प्लॉयड एंड सिंस देयर पोटेंशियल इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड, इसी वजह से इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड, ऐसा नहीं है कि उनके पास काम नहीं है,
बट उनका जो पोटेंशियल है दैट इज नॉट गेटिंग मेट, उनका कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है दैट इज हिडन। इसी वजह से इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है कंट्रीज के सामने, गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चन ये आता है दैट हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला जो है गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, है ना, और एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर से ही गवर्नमेंट को इंटरवीन करना शुरू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना पड़ेगा, वेल्स डैम्स बनाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देने पड़ेंगे, इनपुट्स जैसे कि जो सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इन सब के लिए जो है गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। लोगों को, फार्मर्स को ये सारी जो चीजें हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट में फार्मर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड द लोकल बैंक्स will also have to provide credit, will also have to provide agricultural loans, ताकि फार्मर्स को जो है मनी लेंडर्स के पास हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन्स ना लेना पड़े। तो इस तरीके से अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो फार्मर्स अपना जो इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नाउ इसके अलावा क्या है, आपको जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करने चाहिए एट द रूरल, एट द सेमी रूरल एरियाज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल शुगर मिल हो गए, कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटीज हो गए, हनी कलेक्शन सेंटर्स, और यू कैन ऑल्सो सेटअप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एज वेल, ताकि ऐसा नहीं हो कि फार्मर्स अपना प्रोडक्ट लेके जो है दे हैव टू गो टू बिग सिटीज, शहर जाके उनको ये सारे जो फैसिलिटीज हैं वो वहां जाके प्रोवाइड कर रहे हो। ऑल दीज फैसिलिटीज, ऑल दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज टू बी सेट अप इन द रूरल एरियाज इटसेल्फ। आगे देखते हैं, एज पर नीति आयोग नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर। कैसे, अगर बच्चों का, अगर जो स्टूडेंट्स हैं अगर हम उनका ड्रॉप आउट रेशियो कम कर देंगे देन देयर विल बी अ नीड ऑफ मोर टीचर्स, मोर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विल आल्सो बी नीडेड। इसी वजह से नीति आयोग ने कहा है कि दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर। इसके अलावा अगर हम अपने हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करेंगे तो वेरी ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रिक्वायर more healthcare workers, more doctors, more nurses. Now, every state and region has a potential for increasing the income and employment for people in that area. ठीक है, तो हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो सकता है कि वो टूरिज्म हो सकता है कि वो क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज हो। तो इस तरीके से आप जो है धीरे धीरे सारे स्टेट को, सारे रीजनल एरियाज को जो है आप डेवलप कर सकते हो। नाउ ऑल दीज सॉल्यूशंस आर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए जो है गवर्नमेंट क्या लेके आई है, गवर्नमेंट लेके आई है स्कीम जिसका नाम है महात्मा गांधी व्हाट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि आया था 2005 में। एंड दिस वाज इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरियाज, जिसमें लोगों को क्या मिला, ऑल दोस हु आर एबल टू and who want to work, they will be given work in rural areas and it will be guaranteed for how many days? It will be guaranteed for 100 days. और अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं प्रोवाइड कर पाती है सो दे हैव टू बी गिवन अलाउंसेस फॉर दिस 100 डेज एज वेल। तो ये जो एमजी नरेगा का जो एक स्कीम है वो गवर्नमेंट लेके आई थी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड व्हाट, अ शॉर्ट टर्म मेजर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द रूरल एरियाज। अब अगले तरीके के हम कैटेगराइजेशन की तरफ चलेंगे, दैट इज सेक्टर। इट कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड, जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जो इकोनॉमी है, दैट कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड अमंग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कौन से होते हैं, इट कवर्स दोस प्लेसेस जहां पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर है। वेरएज ऑर्गेनाइज्ड में आप देखेंगे कि एक तो काम छोटा होता है एंड इट इज स्कैटर्ड एंड इट इज नेवर रेगुलर इन नेचर, और दूसरा all these companies and industries have to be registered and they are also regulated by rules and regulations. Even unorganized sectors में rules और regulations होते हैं but they are not always followed. They also enjoy, organized sector में क्या होता है, जो employers रहते हैं, they enjoy the security of employment, fixed working hours रहते हैं, safe environment रहता है वहां पे and other facilities are also provided. बस इस तरीके के जो benefits हैं, जो facilities हैं, वो unorganized sectors को नहीं मिलता है। ठीक है, now it is common to find many organized enterprises what in the unorganized sector. वैसा क्यों करते हैं,
because they adapt such strategies. Why? To evade taxes, and so that they do not have to follow these rules and regulations. तो इस वजह से क्या होता है, sadly a large number of workers are forced to enter the unorganized sector with low salaries and with no particular facilities as well. और रूरल एरियाज में जैसे कि स्मॉल और मार्जिनल लेवल के फार्मर्स हो गए, है ना, और अर्बन एरियाज में अगर आप देखेंगे तो कैजुअल वर्कर्स हो गए, गिग वर्कर्स हो गए, या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हो गए, दे कैन बी टर्म्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. अब इसके अलावा एक और तरीका है इकोनॉमी को सेक्टर में डिवाइड करने का, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्या होता है? नाउ गवर्नमेंट ओन्स most of the assets and provides all these services, that is called as a public sector, जहां पे government is owning maximum amount of assets. But अगर आप private में देखेंगे, ownership of the assets and the delivery of these services is done by companies or done by private individuals. यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि रेलवेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, हमारा स्पेस सेक्टर हो गया, दैट इज प्राइमरीली ओन्ड by the public sector, by the government. यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कैसे रेज करती है मनी को, ताकि वो ये जितने भी सर्विसेज है प्रोवाइड कर सके थ्रू टैक्सेस. और यहाँ पे जो है अर्न क्या है, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव रहता है. प्रॉफिट जनरेशन का जो प्राइमरी मोटिव है वही रहता है प्राइवेट सेक्टर का. अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, ये सब चीजें भी संभाल सकते हैं, ये जितने भी सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर सकती है. देन व्हाई देयर इज अ नीड टू हैव अ पब्लिक सेक्टर इन अ कंट्री? सबसे पहले जितने भी जो बेसिक चीजें हैं उसको एक रीजनेबल कॉस्ट में, उसको एक रीजनेबल एंड अफोर्डेबल कॉस्ट में जो है वो सभी लोगों को इक्वली प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी हुआ, रेलवेज हुआ, पोस्ट ऑफिस का जो एक सर्विस हुआ, दैट इज रीजनेबली प्रोवाइडेड टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. नेक्स्ट, इट हैज टू सपोर्ट, गवर्नमेंट का प्राइमरी काम ही होता है दैट दे हैव टू सपोर्ट स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल एज वेल. फॉर एग्जाम्पल फेयर प्राइसेस गिवन टू फार्मर्स. अगर आप देखेंगे जो एमएसपी रहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज गिवन टू दी फार्मर्स. तो उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट अक्वायर करती है, प्रोक्योर करती है क्रॉप्स को फ्रॉम दी फार्मर्स, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस शॉप के थ्रू दे आर प्रोवाइडिंग दीज क्रॉप्स टू देम. तो इस तरीके से जो है इट सपोर्ट्स all individuals, all citizens of a country. Third reason क्या है? It is the primary responsibility of the government to ensure human development. वो इनको इंश्योर करना है कि जो maternity, जो infant mortality rate है, that has to be low. जो maternity के दौरान जो females को जिस तरीके के जो सर्विसेज प्रोवाइड होने चाहिए, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, जो वैक्सीन्स प्रोवाइड होने चाहिए, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड. तो इस तरीके से इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to what? To ensure human development, in order to ensure that the poorest of the poor person is getting some of the basic services, और जो ignored regions है that is also being addressed by the government. तो students, ये था the chapter of sectors of the Indian economy. I hope that this rapid revision series is useful for you. अगर आपके पास कोई भी doubt है, कुछ feedback है, do let me know that in the comment section. Till then, take care, bye.